नमस्कार, मैं अवनीश आपके सामने हूँ और शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा का तीसरा और अंतिम भाग लेकर आपके सामने आया हूँ। इसके पहले आपने पढ़ लिया है कि मोहन और धनराम दो मित्र थे। धनराम पढ़ने में अच्छा नहीं था, बाद में उसे अपनी दुकान पर यानी लुहार के काम में लगना पड़ा। मोहन पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन किसी तरह से गांव के बाहर के स्कूल में उसका दाखिला करवाया गया। जब रमेश नाम का एक व्यक्ति आया तो उसके पिता ने उसे रमेश के साथ भेज दिया। वहां जाने पर उसने पाया कि वहां पर घर के सारे काम उसे करने पड़े और एक साधारण से स्कूल में दाखिला करवा दिया गया और उसकी सारी प्रतिभा दब कर रह गई। अब देखते हैं आगे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी हुई और छुट्टियों में मोहन गांव आया। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के लोग उसे आगे पढ़ाने के पक्ष में नहीं है। वे लोग सोच रहे हैं कि 8वीं के बाद 9वीं में इसका एडमिशन न करवाया जाए। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वो इसी मुद्दे पर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। लोग आपस में ही बात करते कि बीए और एमए जो डिग्रियां हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ आर्ट्स, बहुत सारे बीए एमए किए हुए लोग बेकार फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, यानी उनको कोई नौकरी नहीं मिली। तो क्या जरूरत है इसको पढ़ाने की? ऐसी पढ़ाई से अच्छा है कि आदमी कोई हाथ का काम सीख ले, यानी कोई अलग से कोई टेक्निकल काम, कोई स्किल सीख ले, कोई काम करना सीख ले, उससे पैसे कमा लेगा। रमेश ने क्या किया, अपने एक परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में, एक टेक्निकल स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। हालांकि मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वो जो उसका डेली रूटीन था वो वैसे ही चलता रहा कि गांव के, मतलब अपने घर के और मोहल्ले के सारे काम करते हुए पढ़ाई करना। पहले की तरह वह स्कूल और घरेलू कामकाज में, जो डोमेस्टिक वर्क्स हुआ करते थे, उसमें वो व्यस्त रहता था। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का समय बीत गया और मोहन अपने पैरों पर, अब मोहन की जहाँ पे टेक्निकल स्कूल में उसका एडमिशन करा था वहाँ पे उसका कोर्स पूरा हो गया। अब वो क्या करे, तो उसे नौकरी की तलाश है। अब वो अलग अलग फैक्ट्रीज में, कारखानों के चक्कर लगाने लगा नौकरी खोजने के लिए, नौकरी पाने के लिए। वंशीधर से जब कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसको पढ़ाई की बाबत बताने लगते। जब कोई मोहन से पूछता था तो बड़े उत्साह के साथ वो बताते थे कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। मन ही मन उनको विश्वास था कि एक दिन वह बड़ा अफसर बनकर लौटेगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि लखनऊ में पढ़ रहा है लड़का। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। तो जब उन्हें वास्तविकता, जब उन्हें रियलिटी पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ एक तो, और दूसरी बात कि वो लोगों से ये बात बता नहीं सके। स्वप्न भंग, स्वप्न माने सपना, भंग माने टूट जाना। ऐसा लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहे थे, वो टूट गया। सपना ही तो देख रहे थे कि उनका बेटा एक बड़ा आदमी बनेगा, आगे चल करके बड़ा नाम कमाएगा, अच्छा अफसर बनेगा, बड़ा अफसर बनेगा, खूब पैसे कमाएगा, उनकी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन ये सपना उनका टूट गया था। धनराम ने भी एक दिन मोहन के बारे में पूछा। घास का एक तिनका तोड़कर, अब धनराम मोहन के पिता से पूछ रहा है कि मोहन कैसा है, क्या कर रहा है। तो उन्होंने एक तिनका लेकर के, एक स्ट्रॉ लेकर के, एक घास तोड़ करके दांत में अपने दबा ली उन्होंने और दांत खोदने लगे। और उन्होंने बोला कि मोहन की सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई है, सेक्रेटेरिएट में वो प्लेसमेंट उसकी हो गई है, अपॉइंट हो गया है वो, और जल्दी ही विभागीय परीक्षाएं देकर, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देकर, डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उनको पास करके वो बड़ा ऑफिसर बन जाएगा। धनराम को तो ये बात पता ही थी पहले से, क्योंकि त्रिलोक सिंह मास्टर ने बोला था। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था, ऐसा तो होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए। वंशीधर ने यह बात झूठ बोली थी कि वो सेक्रेटेरिएट में उसकी नियुक्ति हो गई है, लेकिन एक लाइन है कि, एक फ्रेज है कि असत्य भाषण का दोष लगना। किसी से झूठ बोलना तो बुरी बात है, शास्त्रों के हिसाब से भी वो गलत है। तो हम झूठ बोल रहे हैं, उसका दोष ना लगे, तो वो तिनका उन्होंने अपने दांत में दबाया हुआ है और वो सोच रहे हैं कि इसके ऐसा करने से मैंने जो झूठ बोला है वो उसका पाप नहीं लगेगा, उसका दोष नहीं लगेगा, उसको बुरा नहीं माना जाएगा। मन में उनके था कि हमने दांत में तिनका, लोग चीजों को अलग से उसका रास्ता निकाल लेते हैं। झूठ बोलना भी है तो दांत में तिनका दबा करके झूठ बोलना चाहिए, उससे पाप नहीं लगता है। ऐसा अगर किसी ने बना लिया हो तो उनके पिता ने भी ऐसा ही किया
और वे फिर ये बात बोल करके आगे बढ़ गए। धनराम ने ये बात सुन करके कहा कि मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उनको तो इतनी बड़ी नौकरी मिलनी ही थी। ये बात उन्हें बड़ी देर तक कचोटती रही, यानी उनके मन में इस बात को सुनकर के बड़ा दुख होता रहा कि वास्तव में मेरा बेटा इतना बुद्धिमान, इतना अच्छा था, लेकिन गलत व्यक्ति पर भरोसा करके उसे लखनऊ भेज दिया गया और वहां जाकर के उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बात करते रहे। अब त्रिलोक सिंह मास्टर की बात हुई, अब ये लोग अभी तक फ्लैशबैक में चीजें चल रही थी, अब इस दुनिया में आ जाइए। तो त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंत से निकालकर भट्ठी में तपाया। हंसुए के फाल को बेंत से निकालकर, हंसिया है जो उसका जो फाल है, उसका जो लोहे वाला भाग है, उसको बेंत में से निकाला। क्यों? क्योंकि अगर बेंत में रख करके उसे आग में तपाते तो लोहे की गर्मी से वो बेंत भी जल जाता, इसलिए पहले बेंत में से निकाल देते हैं उसको, फिर लोहे को खूब अच्छे से तपाते हैं, फिर उसकी धार बनाते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर वापस उसे बेंत में लगा देते हैं। तो बेंत से निकालकर भट्ठी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी, उसको खूब अच्छे से उसको साफ कर दिया। अब जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद उसे बेंत लगाएंगे। गर्म लोहे को ठंडा होने में हवा में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंत पहनाई, उसमें वापस हैंडल लगाया और मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी। लौटाते हुए उसने एक सेंटेंस बोला, उस सेंटेंस को सुनकर के ऐसा लग रहा है कि मोहन उससे किसी गलती की माफी भी मांग रहा है। क्या कह रहा है धनराम? बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत ही नहीं रहती, लेकिन अगर किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना लेता। तो कह रहे हैं कि पंडित जी को तो फुर्सत ही नहीं मिलती, इतना काम उनके पास है, बूढ़े भी हो गए हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को भी दे दिए होते तो वो मेरे पास ले आता और मैं बना करके इसको शार्प करके अच्छे से तुम्हें दे दिया होता, उनके घर भिजवा दिया होता। मोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वो वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ही नहीं हो। तो उसे तो उसका काम होगा तो उसे जाना चाहिए था, लेकिन वो वहीं बैठा हुआ है। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोग, जो ब्राह्मण फैमिलीज हैं, उनका जो मोहल्ला है, उस वहाँ के लोग शिल्पकार टोले में, यानी जो ये जो काम करने वाले लोग हैं, नाई है, बढ़ई है, धोबी हैं, ये लोग जो हमारी विभिन्न जरूरतों को पूरी करने वाले हैं, इनके यहाँ लोग बैठते नहीं थे। मैंने आपको इसके पहले बताया हुआ है कि जाति प्रथा अपने चरम पर थी और वहाँ पर ऊंच नीच बहुत माना जाता था। बड़ी जातियाँ छोटी जाति के लोगों के साथ, पहले तो उन्हें समाज को छोटी और बड़ी जातियों में बांट दिया था, और बड़ी जाति के लोग छोटी जाति के लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, उन्हें लगता था कि ये उनका अपमान है। किसी काम काज के सिलसिले में अगर कोई आ भी जाता था शिल्पकार टोले में ब्राह्मण टोले से, तो खड़े खड़े ही बातचीत निपटा ली जाती थी, यानी बैठते नहीं थे, खड़े खड़े ही बात किए, अपना काम करवाए और चले जाते थे। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के खिलाफ था, यानी कोई जो शिल्पकार है वो उस ब्राह्मण को बैठने के लिए कह भी नहीं सकता, वो भी गलत माना जाता था कि वो अपने साथ बैठने के लिए कह रहा है, यानी वो अपने बराबरी में लाना चाहता है। इस तरह की मेंटालिटी लोगों की हुआ करती थी। पिछले कुछ वर्षों से मोहन शहर में रह रहा था, लेकिन वह गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा नहीं था। ये जो मान्यताएं थी, ये जो ट्रेडिशंस थे, ये जो वहाँ के नियम सोसाइटी के बने हुए थे गांव के, ऐसा नहीं था कि मोहन को पता नहीं था कि वहां नहीं बैठना है, लेकिन वो फिर भी बैठा हुआ है। धनराम मन ही मन असमंजस में पड़ा हुआ है, वो दुविधा में है कि क्या करें। अगर कोई देख लेगा कि मोहन यहाँ बैठा हुआ है तो उसे तो बुरा बोलेगा ही, मुझे भी बहुत बुरा बोलेगा कि तुमने ब्राह्मण टोले के व्यक्ति को अपने पास बैठाया क्यों। लेकिन उसने प्रकट में सामने कुछ बोला नहीं, वो अपना काम करता रहा। क्या काम कर रहा था? लोहे की एक मोटी छड़ थी, एक मोटी रॉड थी लोहे की, उसको भट्ठी में उसने गलाया, मतलब गर्म किया पहले, और उसको फिर एक सर्कल बनाने की, एक गोलाई में उसको मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक रॉड को एक सर्कल सा बनाने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से सड़सी यानी एक ऐसा टूल जिससे गर्म लोहे को पकड़ा जाता है। हम हाथ से तो नहीं पकड़ सकते, जल जाएंगे, तो उसके लिए पकड़ने के लिए होता है, आप चित्र में देख सकते हैं। तो सड़सी से पकड़ करके एक हाथ से वो पकड़ता और दूसरे हाथ से वो हथौड़े की चोट मारता, हथौड़े से उसको पीट करके उसको सही करता। तो जो निहाई है, निहाई क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूं। निहाई में ठीक से उसका सिरा
फंसता नहीं था, सही से वो एडजस्ट नहीं होता था, तो लोहा सही से सर्किल में हो नहीं पा रहा था। जिस शेप में धनराम उस लोहे को करना चाह रहा था, उस रॉड को जिस तरह से परफेक्ट सर्किल के शेप में वो करना चाह रहा था, वैसे हो नहीं रहा था। एक हाथ से पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मार रहा है, तो वो लोहा ठीक से एडजस्ट नहीं हो रहा है। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर अपना सारा संकोच त्याग कर, सारा अपना हेजिटेशन छोड़कर उसने क्या किया, दूसरे हाथ से लोहे को स्थिर कर लिया। उसने लोहा अपने हाथ में ले लिया, उसे लेकर के स्थिर कर लिया, स्टेबल कर लिया, उसे पकड़ लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा भी ले लिया। मोहन जो कि ब्राह्मण टोले का है, उसे ये काम करना भी नहीं चाहिए, काम करने का अभ्यास भी नहीं है। धनराम के हाथ से हथौड़ा भी ले लिया और उसको लेकर के नपी तुली चोट मारते। नपी तुली चोट मारने का मतलब क्या, जितनी तेज और जिस जगह पर मारनी चाहिए, नपा तुला एकदम फिक्स्ड में सही से मेजर किया हुआ, कितनी तेजी से मारना है, ऐसे चोट मारते अभ्यस्त हाथों में। अभ्यस्त मतलब जिसको अभ्यास हो, जिसको किसी काम करने की प्रैक्टिस हो चुकी हो। अभ्यस्त हाथों से धौंकनी फूंक कर, वो धौंकनी भी चला रहा है लोहे को, फिर उसने दोबारा भट्टी में गर्म किया, फिर निहाई पर रखा और उसे ठोकता रहा। यानी जो उसका प्रोसेस था उसको अच्छे से वो करता रहा और करते करते उसने उस लोहे की रॉड को एक परफेक्ट सर्किल के रूप में कन्वर्ट कर दिया, एक अच्छे गोले का रूप दे डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप माने इंटरप्ट करना किसी को, इंटरप्शन। मोहन ने ये जो हस्तक्षेप किया वो इतनी जल्दी और आकस्मिक मतलब अचानक, बिना सोचे समझे उसने उसके हाथ से सड़सी ले ली, उसके हाथ से हथौड़ा ले लिया, हैमर ले लिया और पीटने लगा। तो इतनी जल्दी से उसने किया कि धनराम को कोई मौका ही नहीं मिला कि वो कुछ बोले। वह अवाक मतलब बिना कुछ बोले चुप रह करके वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। वो चुपचाप देखता रह गया कि कर क्या रहा है ये, अचानक मेरे हाथ से सब लेकर के करने लग रहा है, अगर कोई देख ले तो क्या होगा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना एक पुरोहित खानदान के युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। अब वो कैसा सर्किल बना रहा है, कितनी कारीगरी दिखा रहा है, ये तो बहुत बात की बात है, इस पर उसे आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन एक पुरोहित खानदान का व्यक्ति जिसे यहाँ हमारे साथ बैठना भी नहीं चाहिए, वो उसका काम कर रहा है, वो लोहार का काम कर रहा है, उससे वो एक्सपेक्टेड नहीं है। उसकी भट्टी पर बैठ करके और वो काम करने लगा, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया, शॉक्ड रह गया। बल्कि वह शंकित दृष्टि से, शंकित मतलब शंका से भरी हुई, वो डाउट कर रहा, उसको शंका हो रही कहीं कोई देख न रहा हो, अगर मान लो देख लिया तो क्या होगा। वो शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। अब धनराम संकोच में हेजिटेट भी कर रहा है कि इससे मैं रोकूं इसको कैसे, असमंजस में भी है, क्या करूं क्या नहीं करूं, धर्म संकट की स्थिति में है। धर्म संकट का मतलब धर्म मतलब ये रिलीजन वाला नहीं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस संकट में वो पड़ा हुआ है। धर्म संकट आपको यह शब्द मिला था नमक का दरोगा पाठ में, जहां पर धर्म यानी कर्तव्य, यहां समझ लीजिए, ड्यूटी समझ लीजिए, उस ड्यूटी को में क्या करे क्या ना करे, अगर इस तरह की दुविधा में इंसान हो, इस तरह के विचारों के बीच में फंसा हुआ हो, तो उसका धर्म संकट है। धर्म संकट की स्थिति से उदासीन, और मोहन वो उदासीन है, वो न्यूट्रल है, वो उसको पता ही नहीं है कि धनराम सोच क्या रहा है। संतुष्ट भाव से वो बिल्कुल सेटिस्फाई होकर के अपने छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। त्रुटिहीन, जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई गलती ना हो। तो वो देख रहा है कि ठीक से वो सर्किल बना है कि नहीं बना है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि धनराम क्या सोच रहा है। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। जब सब कुछ देख लिया कि हाँ परफेक्ट बना हुआ है, तो उसने धनराम की ओर देखा ताकि धनराम कह दे कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इतना परफेक्ट तुमने शेप इसको दे दिया है। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक मतलब सृजन करने वाला, यानी किसी चीज को बनाने वाला, किसी चीज को क्रिएट करने वाला, किसी चीज को नया रूप देने वाला, यानी कोई नई चीज बनाना। तो उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी कि वो खुश था कि वो कितना अच्छा उसने एक नया काम किया है। उसमें स्पर्धा नहीं थी, उसमें कोई कंपटीशन नहीं था कि धनराम अच्छा बनाता वो सर्किल कि मैंने अच्छा बनाया, इस तरह का कोई कंपटीशन उसके मन में नहीं था। और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव भी नहीं था कि हाँ तुम नहीं बना पाए मैंने बना लिया, या इस तरह की कोई भावना नहीं है। वो बहुत खुश होकर के देख रहा है कि मैंने ये काम कर लिया। धनराम उसे देख करके चुपचाप बैठा हुआ, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो रिएक्ट कैसे करे। कहानी यही खत्म हो जाती है। कहानी का नाम है गलता लोहा। ये जो लोहा है, जो समाज में जातियों में लोगों को बांट करके एक नियम बना दिया गया है कि इस व्यक्ति को इस व्यक्ति के साथ नहीं बैठना है, या अमुक व्यक्ति को अमुक व्यक्ति का काम नहीं करना है,
इन चीजों को तोड़ दिया इसने। यानी पुरोहित खानदान का, ब्राह्मण खानदान का लड़का जाकर के लोहार की दुकान पर काम कर रहा है। यह लोहा धीरे धीरे गल रहा है, लोहा धीरे धीरे पिघल रहा है, जाति व्यवस्था धीरे धीरे पिघल रही है। आज के समय में आप देखेंगे तो ये जाति व्यवस्था ऐसी नहीं है। आज ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि कोई व्यक्ति वही काम करे जो उसके माता पिता, उसके पिता, उसके परदादा, उसका खानदान करता आया था। आपको अपने व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता है। आप जिसमें एफिशिएंट हैं, जो जिस काम को करने की स्किल आपके अंदर है, जो काम आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो काम आप कर सकते हैं। तो इस पाठ में इस लोहे को गलता हुआ, उस लोहे को पिघलता हुआ दिखाया गया है। ये दिखाया गया है कि इस तरह की मान्यताएं एक समय पर समाज में होती हैं, लेकिन जब ऐसा लगे कि वो मान्यताएं हमारे ऊपर हावी हो रही हैं, हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारी डेवलपमेंट को, हमारी प्रगति को रोक रही हैं, तो हमें उन मान्यताओं से ऊपर उठ जाना चाहिए। ठीक ऐसी ही बात आपने पढ़ी थी, 10वीं कक्षा का एक चैप्टर था ततारा वामीरो कथा। उस कहानी में भी लगभग यही बातें कही गई थी। तो इस सीख के साथ कि हमें इन चीजों से बाहर निकलना है, मैं इस पाठ को यहीं समाप्त करता हूं।